हेलो दोस्तों, आज मैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय पढ़ाऊंगा जो जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आज मैं इस चैप्टर में 5 क्वेश्चन बताऊंगा। यह भाग 1 होगा और भाग 2 कल आएगा। तो आइए जान लेते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहला जो क्वेश्चन हमारा बनता है भूमिका से। तो आइए हम जान लेते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का भूमिका होता क्या है। तो भूमिका के बारे में हम जानते हैं। वैसे तो हम सभी लोग आवेशों से परिचित हैं। आप सभी लोग आवेश से परिचित हैं। हम भी जानते हैं और आप भी। हम सभी जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक धनावेश होता है जिसे हम प्लस से निरूपित करते हैं। एक ऋणावेश होता है जिसे हम माइनस से निरूपित करते हैं। लेकिन आप लोग कुछ बातों से वंचित नहीं होंगे। जब आप सभी शरद ऋतु में ऊनी कपड़े पहनते हो तो पहनते समय शरीर से घिसने के कारण चिटकने की आवाज़ आती है। जब हम सब जब हम सब सर्दी में गर्म कपड़े यानी ऊनी कपड़े पहनते हैं तो हमारे शरीर से घिसने के कारण उसमें चिटकने की आवाज़ आती है, जो आवेश के कारण होता है। यानी जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ देते हैं तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। और जब आप बस की सीट पर बहुत समय से बैठे होते हैं और आप जब खड़े होते हैं तो उसे उस सीट से चिट की आवाज़ आती है, जो आवेश के कारण होता है। यह सब घटना वैद्युत आवेश के कारण होता है, जो घर्षण से उत्पन्न होता है। यानी जो यह सब घटना होता है वह वैद्युत आवेश के कारण ही होता है और यह घर्षण से उत्पन्न होता है। आप सभी ने तो आकाश में चमकते हुए बिजली को देखा ही होगा, जो कि घर्षण के कारण ही चमकता है। यानी जो आसमान में बिजली चमकती है वह बादल के घर्षण के कारण चमकता है। आइए अब हम जान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में हमारा क्या है, यानी दूसरा हेडिंग या क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो दूसरा हेडिंग होता है वैद्युत आवेश। जब किसी दो आ जब किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उस घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं। तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसे वैद्युत आवेश कहते हैं जिसे वैद्युत आवेश कहते हैं। यानी वैद्युत आवेश क्या होता है, आइए जान लेते हैं। यानी दो वस्तुओं को, यानी मान लेते हैं ये दो पेन हैं। अगर हम इसको आपस में रगड़ते हैं तो इसमें का इलेक्ट्रॉन कुछ इस पेन में आ जाता है। तो जो इसमें कमी होती है, यानी जो कमी होती है और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, उसी को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। आइए जान लेते हैं वैद्युत आवेश के उदाहरण। आइए जान लेते हैं हम वैद्युत आवेश के उदाहरण। यदि हम किन्हीं दो आ, यानी यदि हम किन्हीं दो पत्थरों को आपस में घिसते हैं तो घिसने के कारण उसमें आवेश उत्पन्न होने लगता है और पत्थर से चिंगारी निकलने लगती है। जब हम जब हम दो पत्थरों को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें आवेश यानी घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होने लगता है और चिंगारी निकलने लगती है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे बंदर एक दो पत्थर को आपस में रगड़ा और जल के राख हो गया। आइए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जब हमें सर्दी में ठंड लगती है तो हम अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो हमारे हाथों में गर्मी उत्पन्न होता है, जो आवेश के कारण उत्पन्न होता है। यह आवेश के कारण ही उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आवेश, जो वैद्युत आवेश था,
आवेश का डिफिनेशन और उसका उदाहरण खत्म हुआ। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी अगले हेडिंग पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है चालक तथा वैद्युत रोधी। वैसे तो हम जानते हैं चालक दो प्रकार के होते हैं, एक सुचालक एक कुचालक। वही चीज़ है यहाँ पर, बस यहाँ पर लिख दिया है चालक तथा वैद्युत रोधी। तो यहाँ पर आइए इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। वस्तुओं में वैद्युत धारा का प्रवाह भिन्न भिन्न हो सकता है, अतः वैद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। यानी कई प्रकार के वस्तु होते हैं और उनमें धारा का प्रवाह भिन्न भिन्न होता है। जैसे कॉपर में अलग धारा बहेगा, यानी कॉपर में बहुत तेज़ी से धारा बहता है, उससे तेज़ी से सिल्वर में धारा बहता है, और लोहे में कम धारा बहती है, और एल्युमिनियम में उससे कम धारा बहती है। तो उसी के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। तो हम यहाँ पर बात किए थे ना, एक चालक पदार्थ होता है, एक विद्युत रोधी पदार्थ होता है। तो हम चालक पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो चालक वह पदार्थ होता है जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह स्वतंत्र रूप से होता है। यानी जो चालक होता है उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह स्वतंत्र रूप से होता है। और चालक होता क्या है, आइए उसका उदाहरण देख लेते हैं। चालक उदाहरण दिया है, कॉपर है, चांदी है, लोहा, एल्युमिनियम और इत्यादि। यानी कॉपर है, चांदी है, लोहा है, एल्युमिनियम है इत्यादि। ये सब जो है चालक के पदार्थ है, ये सब जो चालक के पदार्थ है, और इसे सुचालक भी कहते हैं। आइए अब देख लेते हैं वैद्युत रोधी पदार्थ। वैद्युत रोधी पदार्थ होता क्या है, आइए अब हम वैद्युत रोधी पदार्थ के बारे में जानें। तो वैद्युत रोधी पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। यानी वैद्युत रोधी पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। यानी उसमें आवेश एक सिरे से, यानी इस सिरे से इस सिरे तक नहीं जा सकता। जो आवेश होता है इस सिरे से इस सिरे तक नहीं जा सकता। तो आइए उदाहरण देख लेते हैं इसका क्या होता है। यानी वैद्युत रोधी का उदाहरण क्या होता है, रबड़ होता है, कांच होता है, लकड़ी होता है, प्लास्टिक होता है इत्यादि होता है। यानी और भी वस्तुएं होते हैं। अब हमारा चालक तथा वैद्युत रोधी जो टॉपिक था वो समाप्त हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी हमारा चौथा क्वेश्चन क्या होगा, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो आइए अब हम जान लेते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन होता क्या है। जब अनावेशित वस्तुओं से स्पर्श कराए बिना ही आवेशित वस्तु को आवेशित, यानी जब अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराए बिना ही अनावेशित वस्तु को आवेशित कर लिया जाता है तो इस विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। यानी जब अनावेशित, यानी जिसमें कोई आवेश न हो उस यानी जिसमें कोई आवेश न हो उस वस्तु को बिना स्पर्श कराए ही आवेशित कर दिया जाता है तो उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। यानी हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक वस्तु है और इसमें कोई भी आवेश नहीं है, और यहाँ पर एक वस्तु है जिसमें धन आवेश और ऋण आवेश दोनों है, और इसके स्पर्श कराए बिना ही इसमें आवेश आ जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। यानी दो वस्तु लेते हैं, एक वस्तु जो होता है उनमें आवेश नहीं होता है और दूसरे वस्तु में आवेश तो रहता है, तो इसको स्पर्श कराए बिना ही इसमें आवेश स्थानांतरण हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से अब जान लेते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। हम बिंदु ए में देख रहे हैं, यानी हम चित्र ए में देख रहे होंगे कि यहाँ पर मेरे पास कुछ लकड़ी है, यानी कुछ कॉपर के तार है जिसमें धन आवेश है, और यह फ्लास्क है जिसमें धन और ऋण आवेश दोनों है। तो इसे जब हम पास में लाते हैं तो इनमें एक क्रिया होती है। अब वह क्रिया हम बी में देखेंगे।
यानी जो हमारे पास कॉपर की तार है और फ्लाक्स है, इसमें धन और ऋण, फ्लाक्स में धन और ऋण आवेश है, और जो कॉपर का तार है वो धनावेश है। अगर हम इसको पास लाते हैं तो फ्लाक्स का जो धनावेश होता है वो पृथ्वी के अंदर प्रवेश करने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम प्लस आवेश को ऋण आवेश के पास लेकर आते हैं तो धनावेश जो होता है वह विस्थापित होने लगता है, यानी अपना स्थान छोड़ने लगता है। इसलिए यह पृथ्वी में, यानी पृथ्वी के अंदर विस्थापित होने लगता है। आइए अब हम जान लेते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है? पांचवा क्वेश्चन है विद्युत आवेश के कारण मूल गुण, यानी विद्युत आवेश के मूल गुण। हम अब पढ़ेंगे विद्युत आवेश के मूल गुण। तो विद्युत आवेश के मुख्यतः तीन मूल गुण होते हैं। आवेश का बीजीय योग होता है। पहला जो होता है आवेश का बीजीय योग होता है, और दूसरा जो होता है क्वांटीकरण होता है। तीसरा होता है आवेश का संरक्षण। तो आइए अब हम जान लेते हैं आवेश का बीजीय योग। तो आवेश का बीजीय योग क्या होता है? किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी आवेश का बीजगणितीय योग क्या कहने का मतलब है, मान लेते हैं एक यह वैद्युत क्षेत्र है, तो इसमें जितना ऋण आवेश होगा उतना धनावेश होगा। यानी जितना ऋण आवेश होगा उतना ही धनावेश होगा। यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है कि बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जो आवेश होता है वह बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है, यानी किसी क्षेत्र में 4 माइनस है, यानी 4 ऋणावेश है, तो 4 धनावेश भी होंगे। तो इसका कहने का मतलब यही है कि आवेश किसी पदार्थ में बराबर होता है। तो क्वांटीकरण क्या होता है? अब आइए दूसरा देख लेते हैं, क्वांटीकरण। विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश के इस गुण को क्वांटीकरण कहते हैं। यानी जो आवेश होता है उसे अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है हमारे पास जैसे एक पदार्थ है, उसमें 3 धनावेश थे, यानी 3 ऋणावेश और 3 धनावेश है। अब हम कहें कि इसमें 2 ऋणावेश हो जाए 1 धनावेश, तो यह संभव नहीं है। तो यह संभव नहीं है। यह जो आवेश होता है, आवेश जो होता है बराबर भागों में लिखता है। देखो जैसे अगर 2 ठो ऋणावेश लिखना तो 2 ठो धनावेश लिखने का, अगर 1 ऋणावेश लिखना तो 1 धनावेश भी लिखने का। यानी यह जो क्रिया रहेगी, आवेशों की जो लिखने की क्रिया रहेगी बराबर होगी। तो इसे क्वांटीकरण कहते हैं। यानी जो आवेश होता है वह मूलतः, यानी वह अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं होता है। तो आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण का क्या नियम होता है? यानी वैद्युत आवेश को, यानी वैद्युत आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में केवल स्थानांतरण किया जा सकता है। जो आवेश होता है उसे ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे बस एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है हमारा, जो मान लेते हैं हम एक कोई आवेश, यानी कोई पदार्थ है उसमें आवेश उपस्थित है, यानी ये मान लेते हैं कोई पदार्थ है इसमें आवेश उपस्थित है। ये जो पदार्थ है इसमें न हम आवेश उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, बल्कि दूसरे पदार्थ में यही आवेश हम स्थानांतरण कर सकते हैं। दूसरे पदार्थ में यही आवेश हम स्थानांतरण कर सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं आवेश, आवेश का संरक्षण का नियम। अगर आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके पहले लिंक पर क्लिक करें और पीडीएफ डाउनलोड करें।